23 अगस्त 2015 ये वो दिन है जिस दिन जसलीन कौर नाम की ये महिला फेसबुक पर एक पिक्चर पोस्ट करती है। अब इस पिक्चर में जो आपको दिख रहा है वो जसलीन का कोई फ्रेंड या रिलेटिव नहीं है। जसलीन अपने कैप्शन में बताती हैं इस फोटो के साथ कि कैसे ये जो इंसान है फोटो में यानी कि सर्वजीत सिंह, उसने कैसे जसलीन को रोड पर पब्लिकली हरास किया। अब होना क्या था, कुछ ही घंटों में ये पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है और 2015 में घटी हुई इस घटना को लोग ब्रेवरी का एक्ट, कॉलिंग आउट का एक्ट और टीवी पे भी बहुत ज़्यादा जसलीन कौर को अप्रिसिएशन मिलता है अपने आप के लिए स्टैंड लेने के लिए। और वहीं पे न्यूज़ में सर्वजीत सिंह को दिल्ली का दरिंदा के नाम से बुलाने लग जाया जाता है और इसी दौरान पुलिस भी सर्वजीत सिंह को अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ती है। और बस यही नहीं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो ट्वीट करके जसलीन कौर को कांग्रेचुलेट भी करते हैं ऐसी एक्ट ऑफ ब्रेवरी के लिए, और तो और वो उसे प्राइज भी देते हैं इस ब्रेवरी के एक्ट के लिए। और इस दौरान न्यूज़ और टीवी सर्वजीत सिंह की रेपुटेशन इतनी ख़राब कर देते हैं कि सर्वजीत सिंह को अपनी जॉब से निकाल दिया जाता है और वो जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलती है। जहाँ भी जाओ लोग उन्हें बोलते थे ये देखो दिल्ली का दरिंदा आ गया। लेकिन 4 साल तक जब इस केस की कोर्ट में हियरिंग होती है तो 4 साल के बाद ये पता चलता है कि जो सर्वजीत सिंह है वो एक्चुअली इनोसेंट है, उन्होंने जसलीन की कोई हरासमेंट की ही नहीं। और मज़े की बात तो ये कि 4 साल तक जो भी हियरिंग हुई कोर्ट में उसमें जसलीन कौर आई ही नहीं। लेकिन इसके बाद सर्वजीत सिंह दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डालते हैं जसलीन कौर के अगेंस्ट। भाई आखिर जो रेपुटेशन खराब हुई है सर्वजीत सिंह की सोसाइटी में, उसके पीछे जसलीन कौर और उनकी फैमिली का ही तो हाथ है, तो क्या उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगने चाहिए? लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ये कहता है कि जो सर्वजीत सिंह की रेपुटेशन खराब हुई है ना, वो इस लेवल की नहीं है कि जसलीन कौर के ऊपर कोई क्रिमिनल इंक्वायरी बिठाई जा सके। और एक मजे की बात आपको ये भी बता दूं कि जसलीन कौर के ऊपर आज तक इस केस से रिलेटेड कोई भी क्रिमिनल इंक्वायरी नहीं हुई है और ना ही उन्हें कोई फाइन भरना पड़ा है। सैड बात यह है कि ये कोई अकेला केस नहीं है जहाँ पे किसी इनोसेंट आदमी को फॉल्सली अक्यूज किया गया हो किसी औरत को हरास करने के लिए या अब्यूज करने के लिए। तो क्या एक्चुअली ये फेमिनिज्म का बुरा असर है हमारी सोसाइटी के ऊपर? क्या बढ़ते हुए फेमिनिज्म के साथ ये फेक केसेस भी बढ़ने लगेंगे? और अगर हाँ तो हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। I identify as a feminist. If you do, clap your hands, please. Yes. What do men have to do with gender equality? Feminism has become such an overused, overabused term. I feel like the men's interpretation of feminism now is just never helping us. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि फेमिनिज्म का एक्चुअल मतलब आखिर होता क्या है। और बस ये ही चीज सारी प्रॉब्लम की जड़ है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि फेमिनिज्म की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम फेमिनिज्म को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि फेमिनिज्म एम करता है सभी सेक्सेस की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए। जी हाँ, सभी सेक्सेस। तो अब आप पूछोगे कि हमने इसका नाम फेमिनिज्म क्यों रखा, इसका नाम इक्वालिटी भी तो रख सकते थे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि थ्रू आउट द हिस्ट्री वर्ल्ड में कहीं भी आप उठाकर देख लो तो औरतों को ही सबसे ज्यादा और एक्सप्लॉइट किया गया। अगर माइनॉरिटी केसेस को हम हटा दें तो दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम्स औरतों के अगेंस्ट ही होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, यूरोप में मिडीवल टाइम्स में औरत को अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी लेने का अधिकार ही नहीं था, ना ही एजुकेशन लेने का। इवन 19th सेंचुरी तक फ्रांस में औरतों को अपने बड़े बुजुर्गों के आगे और अपने हस्बैंड के आगे अपने सर को छुपा के चलना पड़ता था। और जर्मनी में तो ये परमिशन थी कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को सेल भी कर सकता है। अगर हम समय में थोड़ा और आगे आए तो वुमेन के पास ना तो वोट करने का राइट था, ना तो इलेक्शंस में खड़े होने का। कहा जाता है कि 14th सेंचुरी में एक महिला थी क्रिस्टीन डी पिसान, जिनको फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है। इन्होंने पहली बार फ्रांस में विमेन इक्वालिटी के लिए पहली बार आवाज उठाई थी। अब 16th सेंचुरी तक ये वेव इंग्लैंड तक पहुंच गई, जहां पर जेन एंगर नाम की एक महिला ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। अब धीरे धीरे क्योंकि बहुत सारे लोग इस मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे तो 19th सेंचुरी तक ये मूवमेंट पूरे यूरोप और पूरे वेस्ट वर्ल्ड में फैल गया था और इसी के साथ जन्म हुआ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में औरतों ने महिलाओं के लिए बेसिक इक्वालिटी की बात करी, जैसे कि वोट करने की, इलेक्शंस में खड़े होने की, आदमियों के अगेंस्ट इलेक्शंस में खड़े होने की। और जहां पर ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म वोटिंग राइट्स और वोटिंग इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा था, वहीं पर सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई। इन्होंने बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को टच किया, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, वर्क प्लेस राइट्स, पब्लिक इनइक्वालिटी और बाकी सब चीज। अब इन दोनों वेव्स के बाद आई थर्ड वेव और इस वेव का आना सबसे ज्यादा जरूरी था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्ट में बहुत सारे लोग ये मान चुके थे और प्रिज्यूम कर चुके थे कि फेमिनिज्म का काम हो चुका है खत्म और विमेन को इक्वालिटी मिल चुकी है, तो अब इस मूवमेंट को कंटिन्यू करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो बस क्या 1992 में थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आया, विमेन की कंडीशन इंप्रूव होती गई और सब कुछ बढ़िया हो गया? करेक्ट? नहीं।
लेकिन अभी तक जो मैंने आपको कहानी बताई उससे तो आपको यही लग रहा होगा ना कि विमेन के पास कैसे राइट्स नहीं थे लेकिन बाद में उन्हें राइट्स मिल गए, तो कहानी में सब बढ़िया चल रहा है, राइट। लेकिन यही चीज हमारी इंडियंस की सबसे बड़ी गलती है। जो सारी कहानियां मैंने आपको बताई ये सब वेस्ट की कहानियां हैं। इंडिया तक ये 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म कभी पहुंचा ही नहीं। जब लेट 20th सेंचुरी में बाकी वेस्ट में विमेन के पास वोटिंग करने के राइट्स थे, एजुकेशन का राइट था, प्रॉपर्टी खरीदने का राइट था, तब इंडिया में 90% से ज्यादा महिलाएं इलिटरेट थी। इंडिया का फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 9% पर था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और इसी गलती के बारे में मैं बात कर रहा था कि वेस्ट की विमेन की डेवलपमेंट के बारे में देखकर हम ये सोचते हैं कि इंडिया में भी ये डेवलपमेंट हो गई है। और इवन दो ये जो वेस्ट की मैंने कहानियां सुनाई इसको भी देख के आपको बहुत पॉजिटिव फील हो रहा होगा कि क्या बढ़िया मूवमेंट था, वुमेन को इक्वालिटी मिली, लेकिन इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज थे। फ्लॉ ये था कि ये जो सारा फेमिनिज्म का मूवमेंट था ये सिर्फ अपर क्लास और वाइट विमेन के लिए था। एक यूनानिमस डिसीजन था आदमियों और औरतों के बीच में कि ये जो ब्लैक विमेन है ना ये स्लेव्स और प्रोस्टिट्यूट्स का ही काम करेंगी, इनके लिए फेमिनिज्म कुछ मैटर नहीं करता था और इनके ऊपर फेमिनिज्म अप्लाई भी नहीं होता था। ब्लैक विमेन के इश्यूज कंप्लीटली वेस्ट में इग्नोर कर दिए गए थे। तो अब वापस आते हैं इंडिया पे। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे भारत में सिर्फ 9% महिलाएं लिटरेट थी। और आजकल के ये अल्फा बीटा गामा सिग्मा मेल्स को ये बता देना भी जरूरी है कि इंडिया में जो पहला फेमिनिस्ट मूवमेंट आया वो आदमियों और औरतों ने मिलकर लाया। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके 1848 में पुणे में इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स स्कूल खोला। और जहाँ पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ गर्ल एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे थे वहीं पे राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा को रिमूव करने के लिए जी जान से लगे पड़े थे। एक बार आपको फिर से बता दूं कि राजा राम मोहन रॉय ने यह काम किया था जो कि एक आदमी थे। लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि ये पेट्रियार्कल रिचुअल सिर्फ हिंदुइज्म में ही था। ग्रीस में, चाइना में, जर्मनी में भी इसी तरीके के सिमिलर रिचुअल्स थे। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू विमेन ही सती प्रथा से ऑप्रेस थी। मुस्लिम विमेन के बारे में मैं इस वीडियो में बाद में बात करूंगा। अब आ जाते हैं हम इंडिया के थोड़े स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। इंडिया की पॉपुलेशन में से 51.6% लोग आदमी हैं और बाकी बचे 48.4% महिलाएं हैं। और एक गुड न्यूज ये भी कि 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उसमें एक्चुअली औरतों ने ज्यादा वोट किया था। यानी कि टोटल फीमेल पॉपुलेशन में से 67.18% महिलाओं ने वोट किया था और आदमियों की पॉपुलेशन में से सिर्फ 67.01% आदमियों ने ही वोट डाले थे। अब आप सोच रहे होगे कि ये सारे स्टैटिस्टिक्स तो प्रोग्रेस के साइंस है ना, लेकिन अगर इन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मैं सिर्फ एक सवाल करूं तो वहीं प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। सवाल ये कि ये जो विमेन पॉपुलेशन के 67.18% महिलाएं हैं जिन्होंने वोट किया, क्या इन्होंने वोट अपनी मर्जी, अपनी रैशनैलिटी और अपनी चॉइस के हिसाब से किया? यानी कि इन्होंने जो वोट देने का फाइनल इरादा बनाया, क्या इन्होंने अपने घर के पेरेंट्स या फिर अपने पार्टनर के वोट को कॉपी करके तो सेम वोट नहीं डाल दिया? अब ये जानने के लिए कोई डायरेक्ट मैट्रिक तो हमारे पास है नहीं, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट जो मैट्रिक जिसको हम स्टडी कर सकते हैं वो है एजुकेशन या फिर बेसिक लिटरेसी। अब यहाँ पर एक गुड न्यूज और है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिर्फ 9% वुमेन लिटरेट थी। ये नंबर बढ़ के आज 77% हो चुका है। यानी कि हमारे देश में सिर्फ 23% ऐसी फीमेल पॉपुलेशन है जो अभी तक इलिटरेट है। लेकिन इस स्टैटिस्टिक को भी डिटेल में स्टडी करने के बाद मुझे यहाँ पे दिखा कि इसमें भी बहुत सारे डायनामिक्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि अर्बन इंडिया में तो 84.11% फीमेल लिटरेट है, लेकिन इंडिया के रूरल एरियाज में अभी भी लिटरेसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया के रूरल एरियाज में फीमेल लिटरेसी रेट 67% ही है अभी भी। अब इंडिया में जो टियर 1 और टियर 2 सिटीज में लोग रहते हैं उन्हें ये बहुत कॉमन होगा दिखना कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं या फिर कॉर्पोरेट जॉब्स कर रही हैं। लेकिन मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट ये बता दूं कि इंडिया में टोटल फीमेल वर्कफोर्स पॉपुलेशन सिर्फ 24% है। यानी कि इंडिया में जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से सिर्फ 24% काम करती हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे डायनामिक्स इन्वॉल्व हैं। वो काम इस तरीके का होता है जो एम्प्लॉयमेंट की तरह देखा जाता है। हाउस होल्ड वर्क और बाकी सारी चीज़ों को इसमें काउंट ही नहीं किया जाता, जैसे कि उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारा जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कम है। अब हालांकि अर्बन इंडिया में स्टैटिस्टिक्स थोड़े अच्छे दिखते हों, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो 30% फीमेल वर्कफोर्स पॉपुलेशन है जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। लेकिन अर्बन सिटीज़ में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ इसी टाइप के स्टैटिस्टिक्स और डेली लाइफ की सिचुएशंस को देख के पूरी इंडिया की फीमेल्स के बारे में एक जजमेंट बना लेते हैं। आपको शायद इस बात का पता नहीं होगा, लेकिन रूरल इंडिया में स्पेशली एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में 89.5% वर्कफोर्स
महिलाओं का है। लेकिन पता है आपको यहाँ पर सैड बात क्या है? सैड बात ये है कि ये पता होने के बावजूद भी कि एग्रीकल्चरल और डेयरी इंडस्ट्री में आदमियों से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, तब भी जो एक एवरेज फीमेल की डेली वेज है वो एक आदमी से कम है। यानी कि भले एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में 90% काम महिलाएं कर रही हैं, लेकिन फिर भी आदमियों के मुकाबले उन्हें कम सैलरी मिल रही है। अब सवाल ये है कि इंडिया के इस रूरल एरियाज के जेंडर पे गैप को कोई एड्रेस क्यों नहीं करता है? इवन गवर्नमेंट ने विमेन के लिए कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं जहाँ पे महिलाएं अपने नीड के टाइम पे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्राप्त कर सकती हैं। अब 2022 और 23 का इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है धीरे धीरे। और इवन अगर आप अर्बन इंडिया के कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको महिलाएं और आदमियों का इक्वल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। मैंने तो अपने घर के आसपास ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स देखी हैं जहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों को अपनी पीठ पर डालकर काम में लगी होती हैं। तो क्या अब इंडिया में जेंडर पे गैप किसी को नहीं दिखता है? अब एक तरफ तो ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है विमेन एम्पावरमेंट का हमारे देश के अंदर, और दूसरी तरफ है ऐसे कुछ केसेस जो हमें दिखाते हैं कि कैसे कुछ औरतें अपने लीगल राइट्स का गलत इस्तेमाल करके आदमियों को फेक केसेस में फंसा देती हैं। जैसे कि इस केस को देखिए, गुरुग्राम में रहने वाली ये 22 साल की महिला जो एक वेब डिजाइनर थी, उसने 2 आदमियों को ब्लैकमेल किया कि वो उन पे फॉल्स गैंग रेप का केस लगा देगी अगर उन लोगों ने उस महिला को पैसे नहीं दिए तो। या फिर ये केस देख लो, दिल्ली में एक 14 साल की लड़की ने एक फेक मोलेस्टेशन की स्टोरी का बहाना बना लिया ताकि उसके एग्जाम्स में जो उसके कम नंबर आए हैं उसके लिए उसको डांटना पड़े। एक इंपॉर्टेंट दिल्ली का स्टेटिस्टिक ये जो बताता है कि अप्रैल 2013 से लेकर जुलाई 2014 यानी कि लगभग 1 साल की ड्यूरेशन में दिल्ली के अंदर जो भी रेप केसेस हुए उसमें से लगभग 53% केसेस फॉल्स थे। और मेरे चैनल का भी एक स्टेटिस्टिक बताता है कि आप लोगों में से 91% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे को ऐसी ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। इवन राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा बताते हैं कि स्टेट में फाइल किए गए लगभग 41% रेप केसेस फॉल्स होते हैं। लेकिन एक मिनट, इन सब न्यूज को पढ़ के आप ये मत समझ लेना कि हमारे देश में मैक्सिमम केसेस फॉल्स होते हैं। लेकिन इंडिया में जो मैक्सिमम क्राइम होता है उसका सबसे बड़ा शिकार महिलाएं ही होती हैं। एसिड अटैक्स, चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, फीमेल इंफेंटिसाइड्स, ऑनर किलिंग्स, हरासमेंट, ट्रैफिकिंग, इन सब केसेस में जो प्राइम विक्टिम होता है वो मैक्सिमम केसेस में एक औरत ही होती है। हालत इतनी खराब है कि ये जो सारा डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये तो सिर्फ वो डेटा है जो हमें पता है। मैक्सिमम केसेस, लगभग 90% केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। इंडिया में ये मैटर सीरियस हुआ 2012 के बाद, जब निर्भया केस हुआ। पूरी दिल्ली सड़कों पे उतर आई थी उस इनोसेंट लड़की के लिए जिसका क्राइम सिर्फ इतना था कि वो दिल्ली में रात में ट्रैवल कर रही थी। और इसी की वजह से इंडिया में बहुत सारे कानून बनाए गए महिला सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गड़बड़ यहीं पर हो गई। मुझे लगता है कि उस टाइम पब्लिक प्रेशर में आके जो लॉज बनाए गए वो उतने जेंडर न्यूट्रल नहीं थे। अगर उन लॉज को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखकर बनाया जाता तो वो लॉज और बढ़िया हो सकते थे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सेक्शन 375 को देखते हैं। इसमें रेप को लेकर लॉज बनाए गए और सारे ही पॉइंटर्स ये बताते हैं कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें एक आदमी एक औरत का रेप कर सकता है। इवन स्टार्टिंग में भी ये लिखा हुआ है कि अ मैन इज सेड टू कमिट अ रेप व्हेन, यानी कि प्रिज्यूम कर लिया गया है कि आदमी रेप कर सकता है। और किसका? सिर्फ औरत का। यानी कि औरत औरत का रेप नहीं कर सकती, औरत आदमी का रेप नहीं कर सकती, और ये सब तो छोड़ो, आदमी आदमी का रेप भी नहीं कर सकता। और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए तो भूल ही जाओ। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से। अब इसकी बात करें तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है जो अग्रीव्ड पर्सन है वो सिर्फ एक महिला ही हो सकती है। कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि अगर कोई महिला किसी आदमी के साथ मारपीट करती है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में तो उस केस में महिला को क्या सजा होगी। और प्रॉब्लम्स इसमें सिर्फ लॉ मेकर्स की नहीं है, हम इंडियंस की जनरल परसेप्शन ही यही है कि एक आदमी ही औरत को पीट सकता है। और किसी केस में अगर आदमी एक औरत से पिट जाए तो सोसाइटी उसका मजाक बना के रख देती है, ये बोलती है कि ये देखो ये तो लड़की से पिट गया। तो अगर हम इन लॉज को चेंज करने में सक्सेसफुल रहे एक जेंडर न्यूट्रल तरीके से तो फेमिनिज्म का जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है यानी कि इक्वालिटी फॉर ऑल सेक्सेस वो कायम हो पाएगा। ऐसे भी 50 केसेस हैं जहाँ पे एक लड़का और लड़की साथ में एक रिलेशनशिप में थे, यानी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, नॉन मैरिटल रिलेशनशिप था, और कुछ प्रॉब्लम आने के बाद वो दोनों अलग हो गए और लड़की ने लड़के के ऊपर फेक रेप केस कर दिया। और केस करना बहुत आसान है, लड़की को बस पुलिस के सामने जाके ये बोलना है कि उनके रिलेशनशिप के दौरान उनका जो भी फिजिकल रिलेशनशिप बना वो लड़की के कंसेंट के बिना था। और अगर आप एक लड़के हो तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ 10-20 साल तक आदमी जेलों में सड़ रहे हैं और उनके लिए कोई गवाही नहीं दे रहा है। तो जब तक हम इस इशू के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात नहीं करेंगे तब तक ये इशू मेन
स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंचेगा। आईपीसी के कुछ लॉज को जेंडर न्यूट्रल तरीके से अपडेट करने की सख्त जरूरत है और इसमें हमारा कोई लॉस भी नहीं है, यानी कि एक औरत पहले ही जैसे तरीके से अपने केसेस वैसे ही रिपोर्ट कर सकती है। बस इसमें फायदा ये होगा कि ऐसे कुछ इनोसेंट आदमी बच जाएंगे जिनका कसूर कुछ नहीं है। और इवन अगर हम इन लॉज को एक जेंडर न्यूट्रल तरीके से अपडेट करें तो ट्रांसजेंडर लोगों का भी बहुत ज्यादा फायदा इसमें होगा। एक चीज ध्यान दी जाए तो ये जो सारे केसेस मैंने आपको फेक एलिगेशंस के मेंशन किए, ये जनरली अर्बन इंडिया में हो रहे हैं। और बात की जाए रूरल इंडिया की तो वहाँ के औरतों की हालात तो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। और अगर बात की जाए मुस्लिम विमेन की तो उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ अर्बन एरिया की तो 21.6% मुस्लिम विमेन के पास ही एक रेगुलर जॉब है, जहाँ पे हिंदू विमेन के पास लगभग 40% जॉब्स हैं और लगभग 60.7% क्रिश्चियन विमेन के पास जॉब है। PLFS की एक रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम विमेन का सिर्फ 15% शेयर है इंडिया के पूरे फीमेल लेबर वर्कफोर्स में, और वहीं पर ज़्यादा हिंदू विमेन काम कर रही हैं, यानी कि 26%। तो आखिर इशू क्या है? क्या उनका रिलीजन उन्हें एनफ राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है? अब कुछ लोग जो है वो हिजाब को एक ऑपरेशन के सिंबल की तरह देखते हैं और वहीं पे कुछ लोग इसे पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में एक लंबी डिस्कशन करनी जरूरी है, इसलिए हम इसको एक अगले वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। एंड में यही कहूंगा कि 2023 में जितनी ज़्यादा ज़रूरत एक आदमी को फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट को समझकर उसके लिए खड़े होने की ज़रूरत है, उतनी पहले कभी भी नहीं थी। अगर हम फेमिनिज्म को एक एज अ जेंडर बायस्ड प्रोपेगेंडा समझे तो वो हमारी पूरी तरीके से मिस्टेक होगी। फेमिनिज्म तो एक्चुअली सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका है, यानी कि रियल फेमिनिज्म। तो अगर हम अपने मैनलीहुड से बाहर आकर अगर फेमिनिज्म को हम एज अ सोशल इशू को एड्रेस करने वाला मूवमेंट समझें तो काफ़ी प्रोग्रेस हो सकती है। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हो तो आप मेरे इस चैनल पे अब मेंबर भी बन सकते हो। नीचे वीडियो के आपको एक ज्वाइन बटन दिखेगा, उसको दबाकर आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो हमारे देश में एक और मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको हम कहते हैं सनातन धर्म, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके सनातन धर्म के बारे में जान सकते हो।